दोस्तों, डीएम साहब अपने दोस्त से मिलने के लिए उनके गांव जाते हैं। जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं, पूरा गांव ही उन्हें बदला बदला सा लगता है, क्योंकि डीएम साहब का वहां गए हुए लगभग 15 साल बीत चुका था। जैसे ही वो अपने दोस्त के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो दोस्त का घर बिल्कुल भी नहीं बदला था, और भी उसकी स्थिति जर से जर्जर हो गई थी। बहुत ही खस्ता हाल स्थिति हो गई थी। पूरे दीवार टूट फूट गए थे। जैसे ही डीएम साहब घर में प्रवेश करते हैं, तो उनका दोस्त एक चारपाई पर लेटा हुआ था और उनका बेटा नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। देखने से लगता था कि अभी अभी ये मजदूरी करके वापस आए हैं। जब डीएम साहब उससे पूछते हैं कि दोस्त, तुम तो किसान थे, मजदूरी कैसे करने लगे? तो उनका दोस्त बताता है कि गांव का जो सरपंच है बहुत ही जालिम है। उसने हमारी सारी जमीन हड़प ली है, हमें जमीन पर पांव भी रखने नहीं देता है। लाचार होकर हम लोग पेट पालने के लिए अब मजदूरी करते हैं। ये सुनकर दोस्तों डीएम साहब को बहुत ही गुस्सा आता है, और दूसरे दिन अपने दोस्त और उसके बेटे को लेकर जमीन पे जाते हैं। जैसे ही गांव के सरपंच को यह पता चलता है कि सुरेश वापस जमीन पर खेती करने आया है, अपने लठैतों को लेकर वहां पहुंच जाता है। और डीएम साहब जैसे ही समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जमीन इसका है, तो सरपंच डीएम साहब को ही पुलिस बुलाने की धमकी देने लगता है और पुलिस को फोन कर देता है। यह देख डीएम साहब मंद मंद मुस्काते हैं। फिर डीएम साहब कहीं फोन करते हैं। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन होता है। वो जमींदार और वो पुलिस वाला जो कि इनको धमकाने आया था, दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं और जेल चल जाते हैं। आइए दोस्तों पूरा मामला समझते हैं विस्तार से। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत बिहार के एक मुजफ्फरपुर गांव से शुरू होती है। उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, सुरेश और मोहन। सुरेश थोड़ा बड़ा था और मोहन उससे छोटा था। मोहन का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी। मोहन अकेला ही था और सुरेश के घर हमेशा जाया करता था, उसके घर पर ही पला बड़ा करता था। मोहन की थोड़ी सी जमीन थी और सुरेश का बहुत ज़्यादा जमीन था। दोनों मिलकर थोड़ा खेती बाड़ी करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इन सब कामों में मोहन का दिल नहीं लगता था, क्योंकि उसे पढ़ने की इच्छा था, पढ़ने वाला बच्चा था। जैसे तैसे दोनों दोस्त गांव के ही +2 के स्कूल तक पढ़ाई कर लिए, लेकिन मोहन का दिल गांव में अब नहीं लगता था। ये देखकर गांव के लोग मोहन की शादी कराने की सोचते हैं, और गांव के लोग बोलते हैं इसकी शादी हो जाएगी, ये संभल जाएगा, सुधर जाएगा और काम धंधा में इसका दिल लगने लगेगा। ये सोचकर दोस्तों गांव वाले उसकी शादी करा देते हैं। उसकी शादी एक कंचन नामक लड़की से हो जाती है। कंचन के माता पिता भी काफी गरीब परिवार से थे, लेकिन कंचन पढ़ी लिखी थी। वो भी +2 तक की पढ़ाई गांव के स्कूल से की थी। अब दोनों पति पत्नी +2 की पढ़ाई किए हुए थे और दोनों पढ़े लिखे थे। जब दोनों पढ़े लिखे मिलते हैं तो दोनों एक निष्कर्ष निकालने लगते हैं कि आखिर जीवन कैसे जिया जाएगा। इतनी छोटी सी जमीन में, इस गांव में भविष्य तो हमारा अंधकारमय हो जाएगा। फिर दोनों मिलकर निर्णय करते हैं कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यह गांव छोड़कर, और दोनों दिल्ली जाने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों समस्या आता है पैसे की, क्योंकि दोनों में से किसी के पास भी पैसा नहीं था। क्योंकि दिल्ली जाना कोई हंसी खेल तो था नहीं कि जाकर दिल्ली में कोई अफसर बन गए या कहीं कोई काम करने लगे। कुछ पैसा तो लेके ही जाना पड़ेगा। जब ये बात वो अपने दोस्त सुरेश को बताते हैं कि भाई सुरेश, अगर आप कुछ पैसे की मेरी मदद करो तो बड़ा एहसान होगा। सुरेश पूछता है कितने पैसे? मोहन बोलता है करीब करीब 10,000 रुपये मुझे चाहिए। अगर 10,000 का बंदोबस्त कर दो तो हम लोग दिल्ली चले जाएंगे, फिर आपका पैसा मैं थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से भेज दूंगा। दोस्तों सुरेश के पास भी 10,000 रुपये नहीं था, क्योंकि वो भी छोटा मोटा किसान ही था। लेकिन मोहन को बहुत प्यार करता था, अपने छोटे भाई की तरह मानता था, और प्यार से सुरेश और सुरेश की पत्नी शारदा दोनों मोहन को मन्नू कहकर बुलाया करते थे। जब मन्नू को 10,000 की आवश्यकता पड़ी तो दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर सुरेश की पत्नी शारदा अपना एक जेवर उन्हें देती है, बोलती इसे गिरवी रखकर 10,000 रुपये उठा लो, फिर बाद में धीरे धीरे करके हम इस जेवर को छुड़ा लेंगे। सुरेश को यह बात पसंद आती है और गांव के एक सुनार के पास जाता है और जेवर को गिरवी रख के उससे 10,000 रुपये लेके आ जाता है और मोहन के हाथों में रख देता है। बोलता है मोहन जाओ तुम दिल्ली और अपना जीवन खुशी खुशी वहां पर शुरू करो, और किसी तरह कोई बात होगी तो हमें फोन करना या चिट्ठी लिखना। मोहन और उसकी पत्नी कंचन खुशी खुशी दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों दिल्ली पहुंचते हैं। अब उसे पता नहीं चलता है क्या करना है नहीं करना है। एक रिक्शे वाले से बात करते हैं कि मुझे एक सस्ता जगह पे रहना है, कहाँ रहूं? तो रिक्शा वाला बोलता है कि मैं भी एक झुग्गी में रहता हूं, अगर आप चाहो तो हमारे साथ
वहाँ रह सकते हो। मोहन उसे पूरी अपनी रामकथा बताता है कि भैया मैं गाँव से आया हूँ, बड़ा गरीब आदमी हूँ, कोई रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आया हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि हमें कोई काम दिलवा दो या हमें रहने का बंदोबस्त कर दो। वो रिक्शा वाला बहुत अच्छा आदमी था, दोनों को रिक्शा में बैठाता है और एक झुग्गी में लेके जाता है। उसे किराए पर एक मकान दिलवा देता है जो कि बहुत ही सस्ता था। मकान क्या था दोस्तों, मकान के नाम पर सिर्फ एक कमरा था। दोनों उस कमरे में सेटल हो जाते हैं और झुग्गी में घूम कर देखने लगते हैं कि क्या काम हम कर सकते हैं। तो प्राय झुग्गी के लोग या तो मजदूरी करते थे, या तो रिक्शा चलाते थे, या तो ठेले पर सब्जी उब्जी बेचा करते थे। जब कुछ लोगों से वो पूछते हैं कि यहाँ क्या काम कर सकते हैं, वो भी यही बताते हैं, या तो आप मजदूरी कर लो, या ठेला लगा लो, सब्जी बेच लो, फल बेच लो, या तो आप रिक्शा उक्सा चला लो। लेकिन ये सब काम मोहन को या उसकी पत्नी को पसंद नहीं आता है। फिर दोनों सोच विचार करने लगते हैं और ट्यूशन पढ़ाने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उस झुग्गी से बहुत बच्चे स्कूल जाते थे लेकिन ट्यूशन कोई नहीं जाता था, क्योंकि ट्यूशन दिल्ली में बहुत ही महंगा है और गरीब लोग ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। तब मोहन और उसकी पत्नी कंचन झुग्गी वाले से मिलती है और सभी औरत मर्द को बताती है कि हम आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं बहुत कम ही फीस में। अगर आप लोग क्या आज्ञा हो तो आप लोग अपने बच्चों को हमारे पास ट्यूशन के लिए भेजो। झुग्गी वाले बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि कंचन बहन, यहाँ ट्यूशन बहुत महंगा है, हम लोग की भी इच्छा है कि हमारा बच्चा कुछ पढ़े कुछ बने, लेकिन इतना महंगा ट्यूशन है कि हम लोग ट्यूशन नहीं भेजते हैं। मोहन और उसकी पत्नी कंचन कम पैसे में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चे आने लगे कि दोनों का अच्छा से गुजर बसर होने लगा था। जैसे ही दोस्तों एनुअल एग्जाम होता है, ये बच्चे जो कि घीस तीर कर किसी तरह पास करते थे, अच्छे अच्छे मार्क्स से पास करने लगे। अब दोस्तों उसके ट्यूशन का चारों तरफ शोर मच जाता है। अब बच्चे दूसरे दूसरे झुग्गी से भी, दूसरे भी जगह से भी उसके पास आने लगते हैं। अब इतने ज़्यादा बच्चे आने लगते हैं दोस्तों, तब मोहन सोचता है दोस्तों क्यों ना ट्यूशन के लिए एक बढ़िया सा हॉल बनवा लें। कंचन और मोहन और गांव वाले की मदद से एक बड़ा सा हॉल बनवा लेते हैं, ब्लैक बोर्ड का व्यवस्था करते हैं और टेबल और बेंच का व्यवस्था करते हैं बैठने के लिए। अब बाकायदा उसे कोचिंग का रूप दे दिया जाता है और कोचिंग का नाम रखते हैं गरीब कोचिंग सेंटर। दोस्तों देखते ही देखते गरीब कोचिंग सेंटर में बच्चों की संख्या बेतहाशा वृद्धि होती है। दोनों दिल से पढ़ाते थे और कुछ उन्होंने टीचर भी रख लिया था। अच्छे अच्छे टीचर की वहाँ भर्ती करते हैं और ये कोचिंग चल निकलती है। जब कोचिंग चल निकलती है तो कंचन बोलती है, टीचर हमारे ट्यूशन पढ़ा ही रहे हैं, हम पढ़ा ही रहे हैं, क्यों ना आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। ये बात मोहन को बहुत पसंद आती है और अपना एडमिशन ग्रेजुएशन में वो करवा लेता है। दोस्तों समय पंख लगा के उड़ता है, 3 साल गुजर जाते हैं। इधर मोहन और कंचन की आमदनी भी काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि उनका गरीब कोचिंग सेंटर बहुत चल निकला था। जो वहाँ शिक्षक पढ़ाते थे उनको पैसा देने के बावजूद भी दोनों के पास काफ़ी पैसा बच जाता था। 3 साल बीतने के बाद मोहन का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते इसकी पढ़ाई में इतना निखार आ गया था कि अब वो सोचता है मैं कोई कंपटीशन की तैयारी करूं। फिर उसके साथ वाले टीचर बोलते हैं कि सर आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी है, आप इतने लगन से पढ़ाते हो और पढ़ते भी हो, क्यों ना आप यूपीएससी कंप्लीट कर लेते हो। होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे आपको रहना तो दिल्ली में ही है, एक बार ट्राई कर लो। पूरे भारत से लोग दिल्ली आते हैं यूपीएससी करने के लिए और आप तो दिल्ली में रह रहे हो, ट्राई क्यों नहीं कर लेते। मोहन हंसने लगता है, बोलता है सर मैं कहाँ और यूपीएससी कहाँ, मेरे बस की बात नहीं है। सभी टीचर बोलते हैं सर एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। दोस्तों यही सोचकर वो यूपीएससी की तैयारी करने लगता है, खुद भी पढ़ने लगता है दोस्तों, और जो वहाँ के टीचर थे वो भी उनकी हेल्प करते हैं। धीरे धीरे और भी कोचिंग सेंटरों से उनका संपर्क बढ़ जाता है और वहाँ से भी उनको मदद मिलने लगती है। और जब एग्जाम देता है दोस्तों तो यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर चुका था, वो पास कर चुका था। उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, आखिर ये कैसे हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मोहन ने कि मैं यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लूंगा, लेकिन अच्छे मार्क्स से वो टेस्ट को क्लियर करता है। दोस्तों मेंस एग्जाम देता है, इतना टेंशन लेकर नहीं देता है, क्योंकि वो जानता था कि यूपीएससी मैं नहीं कर पाऊंगा। वो नॉर्मल पढ़ाई पढ़ता था, लेकिन मेंस भी क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। अब दोस्तों कोचिंग सेंटर में वो अहंकार मच गया था कि सर ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। अब दोस्तों उनको जाना था ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं दोस्तों, उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिल जाता है। अब दोस्तों ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में कर दी जाती है। अब मोहन और कंचन अपना सामान लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं और जो भी कोचिंग संस्थान था, जो भी टीचर लोग पढ़ा रहे थे, उनके सुपुर्द कर देते हैं कि सर आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है, 5 साल से आप लोग हमारे यहाँ पर अच्छे से पढ़ा रहे थे और हमारे कोचिंग का अच्छा नाम हो रहा है, एक कोचिंग अब आप लोग ही संभालिए। पूरे गाँव वाले के सामने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और गांव वाले को भी बोलते हैं, झुग्गी वाले को बोलते हैं कि आप लोगों ने मेरा काफ़ी हेल्प किया है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने नौकरी करने के लिए,
आप लोग इस सेंटर को संभाल लेना। पूरे गांव वाले भींगी आंखों से उन्हें स्टेशन तक आते हैं विदाई करने के लिए, क्योंकि दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा था। जाते जाते मोहन बोलता है झुग्गी वालों को, कभी भी कोई मुसीबत आए तो हमें एक बार फ़ोन कर लेना, हमें एक बार याद करना। उसके बाद वो ट्रेन पकड़कर लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं। लखनऊ आते हैं दोस्तों, बतौर एसडीएम के पद पर वो ज्वाइन करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय पंख लगा के उड़ता है और 8-10 साल बीत जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। इस दौरान मोहन की पोस्टिंग कई जगह हो गई थी। अब दोस्तों बरेली में बतौर डीएम पोस्टेड थे। एक दिन उनका गनर आता है उनके पास और जोरदार सलूट मारता है। अब बोलता है सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। अब डीएम साहब जो मोहन थे वो बोलते हैं भाई तुम हमारे बॉडीगार्ड हो, हमारे गनर हो, क्या रिक्वेस्ट करनी बताओ। उनका बॉडीगार्ड बोलता है सर आज मुझे छोड़ देंगे आप तो बड़ी मेहरबानी होगी। डीएम साहब पूछते हैं आखिर बात क्या हो गई। उनका गनर बोलता है कि सर आज मेरे दोस्त की बच्चे की शादी है, हम चाहते हैं सब परिवार वहाँ जाएं। डीएम साहब उसे छोड़ देते हैं और उसके बाद उन्हें भी अपनी दोस्त की याद आने लगती है, क्योंकि इस 15 साल के दौरान उन्होंने कभी दोस्त को याद नहीं किया था। वो इतने बिजी हो गए थे तो वो अपने दोस्त को भूल ही चुके थे। अब उन्हें अपने दोस्त की याद सताने लगती है कि उनके दोस्त ने उनका कितना मदद किया था। आने वक्त अपना गहना बेचकर, उन्हें गिरवी रखकर उन्हें 10,000 रुपया भी दिया था। अब उनके दिल में एक ललक सी होती है कि अपने दोस्त से मिलने की, और अपनी पत्नी को बताते हैं। उनकी पत्नी भी काफ़ी उत्साहित होती है कि आपने सही सोचा है, आप कुछ दिनों की छुट्टी ले लो और दोनों चलते हैं बिहार मुजफ्फरपुर। दोस्तों फिर क्या था, डीएम साहब छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। उसके बाद उनका छुट्टी स्वीकार कर लिया जाता है और दोनों पति पत्नी बिना किसी को बताए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कोई ड्राइवर कोई गनर बिना लिए, सिर्फ पति पत्नी ट्रेन पकड़ लेते हैं और बिहार आ जाते हैं मुजफ्फरपुर। जैसे ही दोस्तों बिहार आते हैं, अपने स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ से गाड़ी लेते हैं और मुजफ्फरपुर का जो गाँव था उनका, उस गाँव के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही गाँव को शिवा में प्रवेश करते हैं दोस्तों, गाँव का माहौल काफ़ी बदला हुआ लगता था, क्योंकि उनका तो आए हुए 15 साल बीत चुका था। जैसे ही वो अपने दोस्त के दरवाजे पर जाते हैं तो दोस्त का जो घर देखते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदला था। घर की स्थिति बद से बदतर हो गई थी, बहुत ही जर्जर अवस्था में हो गया था। दोस्तों दोनों पति पत्नी गाड़ी से उतरते हैं और घर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि दोस्तों गांव में आमतौर पर घर का दरवाजा खुला ही रहता है। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं उनका दोस्त सुरेश एक चारपाई पर, टूटी फूटी चारपाई पर लेटा हुआ था और उनका बेटा नीचे ही बैठा हुआ था। वहीं पानी का एक लोटा रखा हुआ था और एक गिलास रखा हुआ था। दोनों पिता पुत्र पानी पी रहे थे। उन्हें देखने से लग रहा था कि अभी अभी ये मजदूरी करके वापस आए हैं। जैसे ही दो अजनबी को घर के अंदर प्रवेश करते देखते हैं, सुरेश चारपाई से उठ जाते हैं और बोलते हैं आप लोग कौन हो और हमारे घर में क्यों आए हो। मोहन बोलता है कि भैया ये घर तो हमारा भी है। ये सुनकर सुरेश अकबका जाता है और उनका चेहरा देखने लगता है, लेकिन फिर भी वो पहचान नहीं पाता है। बोलता है क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ का सरपंच हमारा पूरा जमीन हड़प लिया, अब क्या तुम मेरा घर भी हड़पना चाहते हो? क्या सरपंच ने तुम्हें यहाँ भेजा है? सही से बताओ आप कौन हो, आप तो कपड़े उपड़े से लग रहे हो कोई साहब हो। तो मोहन बोलता है नहीं सर, हम साहब नहीं हैं, आप साहब हो। तो सुरेश बिगड़ जाता है, बोलता है क्या मजाक कर रहे हो, हम गरीब आदमी, फटेल आदमी, हम साहब कहाँ से हो सकते हैं। तब मोहन बोलता है आप हमारे लिए साहब ही हो। तब तक दोस्तों सुरेश की पत्नी भी आ जाती है वहाँ। वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर सूटेड बूटेड आदमी को देखने लगती है, और उनकी पत्नी कंचन को भी, जो कि गहने से काफ़ी लदी हुई थी, वो भी नहीं पहचान पाती है। अब बोलती है आप लोग कौन हैं। तब मोहन बोलता है कि मेरा नाम मोहन है और हमारा एक दोस्त यहाँ रहता था, वो हमें प्यार से मन्नू मन्नू बुलाया करता था। दोस्तों मन्नू नाम सुनते ही उसका दोस्त सुरेश उससे लिपट जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है। बोलता है यार मन्नू, तुम्हारे जाने के बाद हमारे ऊपर बहुत जाती हुई है, हम तुम्हें बहुत याद करते थे, लेकिन तुम्हारा कोई कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास नहीं था, खबर कैसे भेजते, हम हर दिन तुम्हें याद करते थे। उसकी पत्नी शारदा भी रोने लगती है। फिर मोहन बोलता है ठीक है दोस्त, बैठो आराम से सारी बातें करेंगे। फिर दोनों दोस्त बैठ जाते हैं, सारी बातें होने लगती है। तब मोहन बोलता है लगता है तुम लोग मजदूरी करते हो। सुरेश बोलता है हाँ हम मजदूरी करते थे। तो मोहन बोलता है कि आप मजदूरी क्यों करते हो, आपके पास तो बहुत सारी ज़मीन थी और हमने अपना ज़मीन भी आपको देखे गए थे, आप तो किसान थे, फिर मजदूरी क्यों करते हो। सुरेश बोलता है यहाँ का जो सरपंच है बहुत ही जालिम है, वो गरीब लोगों का ज़मीन कैसे भी करके हथिया लेता है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो अपने लठैत से हमें बहुत पिटवाता है। इससे भी नहीं होता है तो उसकी साठगांठ पुलिस वाले से है। पुलिस के दरोगा को फ़ोन करता है, दरोगा हमें जेल में बंद करने की धमकी देता है, इसलिए हम डर से ज़मीन छोड़ दिए हैं, अब हम मजदूरी करने लगे हैं। मोहन बोलता है कोई बात नहीं, कल हम लोग वापस अपनी ज़मीन पर चलेंगे। दोस्तों रात बीतती, दोनों दोस्त रातें अपनी बात करते हुए बिताते हैं। लेकिन मोहन अभी तक ये नहीं बताया था कि वो डीएम बन चुका है, बस ये बताया था कि वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है। जैसे ही दोस्तों सुबह होती है, मोहन
अपने दोस्त सुरेश को, उसके बेटे को लेकर अपनी जमीन पे जाता है। बोलता आज से तुम अपनी जमीन पर खेती करो, जो होगा हम देख लेंगे। सुरेश बहुत ही डरता है। अब बोलता है यहाँ सरपंच बहुत जालिम है, तुम उसे नहीं जानते हो। मोहन बोलता है कितना भी वो जालिम हो, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से खेती करो। जैसे ही सुरेश और उसका बेटा अपने खेतों में खेती करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब तक सरपंच को कोई ये खबर दे देता है कि सुरेश अपने खेतों में काम कर रहा है। तब तक सरपंच 5-6 लठैत को लेकर वहाँ पे आ धमकता है और गालियाँ देने लगता है। जब मोहन उसे बोलता है कि ये जमीन सुरेश की है, आपने इसे जबरदस्ती हथिया लिया है, आज से ये खेती सुरेश ही करेगा। और सरपंच भी मोहन को नहीं पहचान पाता है। बोलते है बाबू, ज़्यादा बाबूगिरी यहाँ मत करो, तो 2 मिनट में अंदर करवा दूंगा। देख रहे हो लठैत, इतना मरवाऊंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी, और इससे भी काम नहीं चलेगा तो तुम्हें मैं पुलिस बुलाकर जेल में बंद कर दूंगा। ये सुनकर दोस्तों मोहन जो कि डीएम थे, मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और बोलते ठीक है, आप पुलिस को ही बुला लो। तब सरपंच बोलता है लगता है तुम सीधी उंगली से नहीं मानोगे, तुम्हें पुलिस बुलानी पड़ेगी। और वो सरपंच एक फोन करता है जो कि बगल के थाने का दरोगा का था, जो कि काफी घुसखोर था। जैसे ही सरपंच का फोन आता है, तुरंत बोलता है हाँ सरपंच साहब बोलिए, कैसे याद किया। सरपंच बोलते हैं कि भाई हमारी जमीन पे एक लफड़ा हो गया है, कोई शूटेड बूटेड आदमी आया है और यहाँ पर रंगदारी झाड़ रहा है, तनिक आइए तो। ऐसे भी मिले हुए आपसे बहुत दिन हो गए हैं, आपका खाने पीने का यहाँ बंदोबस्त करते हैं, देसी मुर्गा बनवा रहे हैं। दोस्तों ये सुनते ही दरोगा बोलता है ठीक है सरपंच साहब, आप देसी मुर्गा बनवाइए, हम तुरंत आते हैं। और थोड़ी देर बाद दरोगा उस जमीन पर पहुंच जाता है। दरोगा आते ही बोलता है मोहन को, ए बाबू ये शूट बूट दिखाना शहर में, ये गांव है गांव, ज़्यादा यहाँ कर दिखाए, ज़्यादा कानून दिखाए तो ले जाकर लॉकअप में बंद कर दूंगा और इतना धुलाई करूंगा कि सारी अकड़ तेरी निकल जाएगी। मोहन बोलता है क्यों दरोगा साहब, ये सुरेश की ज़मीन है, सुरेश अपनी ज़मीन पर खेती कर रहा है, फिर आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप जमींदार के साथ मिलकर गलत क्यों कर रहे हैं? आप तो कानून के रक्षक हैं, आपको तो कानून का साथ देना चाहिए। दरोगा एक भद्दी सी गाल देता हुआ बोलता है सारा कानून तेरे अंदर घुसेड़ दूंगा, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। अब डीएम साहब अपना फ़ोन निकालते हैं और एक फ़ोन करने लगते हैं। कहीं वो फ़ोन कहीं और नहीं, मुजफ्फरपुर के डीएम को कर रहे थे। जैसे ही फ़ोन पर डीएम मोहन की बात होती है तो मोहन साहब खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका कोर्समेट ही वहाँ का डीएम था जिसका नाम अश्विनी प्रसाद था। वो अश्विनी प्रसाद को सारी बात बताता है कि मेरा गाँव मुजफ्फरपुर है, मैं गाँव से दिल्ली रहता था, वहीं से मैंने तैयारी की थी, आज मैं अपने गाँव आया हूँ। तो अश्विनी प्रसाद काफ़ी खुश होता है, बोलता है यार तुम हमारे एरिया में आए हो और तूने हमें खबर भी नहीं किया, तुम अभी कहाँ हो? तो बोलता है मुजफ्फरपुर के मैं इस गांव में हूँ। बोलता तुम वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। तब मोहन साहब बोलते हैं भाई आ तो रहे हो ठीक है, पर पूरी कहानी समझ लो। तो पूरी कहानी उसे फ़ोन पर ही बता देते हैं कि हमारा दोस्त है सुरेश, उसका ज़मीन वहाँ का सरपंच हथिया लिया है और इसका साथ यहाँ का दरोगा दे रहा है। वो डीएम अश्विनी साहब बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा टीम पुलिस को लेके आऊँगा। और दोस्तों अश्विनी साहब सिटी एसपी को फ़ोन करते हैं और उसके साथ कुछ पुलिस दल को भी अपने साथ ले लेते हैं और करीब करीब 1 से 1.5 घंटे में वो पहुंच जाते हैं मुजफ्फरपुर के उस गांव में। जैसे ही दोस्तों डीएम साहब और सिटी एसपी साहब और लाव लश्कर के साथ गांव में प्रवेश करते हैं, उनके आगे आगे पायलट गाड़ी हॉर्न सायरन बजाते हुए प्रवेश करता है। पूरे गाँव वाले के कान खड़े हो जाते हैं। गाँव में एक हड़कम सी मच जाती है, एक भगदड़ सी मच जाती है कि गाँव में इतने बड़े अधिकारी क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी डीएम साहब या एसपी साहब उस गांव में नहीं आए थे। उस गांव का मालिक वही सरपंच ही था, वो जो चाहता था वही होता था। और दोस्तों पहला गाड़ी था पायलट जो कि हॉर्न बजाता हुआ चल रहा था, सायरन बजाता हुआ चल रहा था। उसके बाद डीएम साहब, एसपी साहब, उसके पीछे 4-5 पुलिस बल की गाड़ी, पूरे गाँव वाले पीछे पीछे दौड़ते हुए आते हैं। और मोहन साहब ने अपना लोकेशन सेंड कर दिया था, सीधा वो खेतों पर पहुँचते हैं। तब तक गाँव की पूरी भीड़ वहाँ जमा हो गई थी, सब लोग दूर खड़ा होकर तमाशा देखने लगते हैं। जैसे ही डीएम साहब आते हैं और जाके मोहन से हाथ मिलाते हैं, गांव वाले ये देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो सरपंच भी देखकर भौचक्का हो जाता है। और जो दरोगा था जो कि मोहन साहब को धमका रहा था, उसके पैर तले जमीन ही खिसक जाती है। उसके बाद सिटी एसपी साहब भी आते हैं और पुलिस बल भी आते हैं। सब लोग धड़ाधड़ सलूट मारना शुरू करते हैं मोहन को। ये नज़ारा उनका दोस्त सुरेश भी देख रहा था। वो मन ही मन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसका दोस्त कितना बड़ा ऑफिसर बन गया है, जो डीएम साहब हाथ मिला रहे हैं, एसपी साहब सलूट मार रहे हैं, पुलिस वाले सलूट मार रहे हैं। तब मोहन बताता है कि मैं उत्तर प्रदेश में एक जिले का डीएम हूँ और ये हमारे दोस्त हैं अश्विनी कुमार, ये भी डीएम है, हम लोग दोनों कोर्समेट हैं। दोस्तों ये सुनते ही वो दरोगा और सरपंच भागने लगता है। तब डीएम मोहन साहब बोलते हैं पकड़ो ये दोनों को, भागने ना पाए। तब तक पुलिस वाले दोनों को पकड़ लेते हैं और डीएम अश्विनी कुमार बोलते हैं इन दोनों को ले जाकर लॉकअप में डाल दो, ये दरोगा पुलिस के वर्दी पहनने के लायक नहीं है। और दोस्तों दोनों को गिरफ्तार किया जाता है
दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है और दरोगा की वर्दी जाते जाते बचती है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे ही पूरे गांव वाले ये बात सुनते हैं कि ये मोहन है, अपना मन्नू है, पूरे गांव वाले आते हैं, उसे कंधे में उठा लेते हैं, उसकी जय जयकार करने लगते हैं। तभी दोस्तों सरपंच ने जितने लोगों का जमीन हड़पा था, दोनों डीएम साहब मिलकर सभी गांव वाले की जमीन वापस करवा देते हैं। गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर उन पर मुकदमा चलता है, सरपंच को और दरोगा को दोनों को जेल हो जाती है। अगर दोस्तों जिले के डीएम और एसपी ईमानदार हों तो गरीबों के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जिले का काफ़ी उद्धार हो जाता है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों आती है उन प्यारे प्यारे दोस्तों की बारी जिन्होंने हमें प्यार से कमेंट किया है। दोस्तों पहला कमेंट है प्रेम श्रीवास्तव जी का। ये लिखते हैं, आपके द्वारा बताई गई कहानी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम है। थैंक यू प्रेम श्रीवास्तव जी, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। दूसरा कमेंट है मोहम्मद अली का। ये लिखते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये खान सर का भी डायलॉग है। तीसरा कमेंट है LK वर्मा साहब का। ये लिखते हैं, इन पर्सनल स्टोरी कीप इट अप। थैंक यू वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। चौथा कमेंट है माहेश्वरी ब्रदर्स का। ये लिखते हैं, सभी पुलिस थाना करप्ट है, इनके ऊपर तीसरी आंख होनी चाहिए। माहेश्वरी साहब आपने बिल्कुल सही कहा। पांचवा कमेंट है सुरेंद्र सिंह का। ये लिखते हैं, वेरी गुड स्टोरी। सुरेंद्र साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छठा कमेंट है अरविंद कुमार का। ये लिखते हैं, अगर डीएम और एसपी चाह ले तो जिले में सभी बुरे काम बंद हो जाएंगे। अरविंद साहब आपने बिल्कुल सही कहा। और सातवां कमेंट है रामू कुमार हैदराबाद से। ये लिखते हैं, सर मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। तो रामू भाई आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और आठवां कमेंट है मनोज कुमार दास का। दोस्तों ये लिखते हैं, आपका स्टाइल हमें बहुत अच्छा लगता है। मनोज जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए और कहाँ से कर रहे हैं ये भी लिखिए, हम आपका नाम बताएंगे। अब दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।